अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान क्योंकि आप देख रहे हैं टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। आपने आखिरी मराहिल में कल से सेमीफाइनल का मेला शुरू होने जा रहा है और सेमीफाइनल की 4 टीम्स आपके सामने हैं। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करना है। पॉइंट्स टेबल को नीचे से ऊपर तक जो टीम्स खड़ी हैं उन पर ज़रा ज़रा व्यू सबका लेंगे कि ऐसा क्या रहा कि कोई 10 पे रहा, कोई 9 पे रहा, कोई 8 पे रहा, कोई 7 पे रहा और कोई 6 पे रहा और बड़ी बड़ी टीमें 6 पे रहीं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ साथ क्यों रहे 8 पॉइंट्स पर और थोड़े से रन रेट के मार्जिन से पाकिस्तान उनसे ऊपर 5वीं पोजीशन पर और वो हमसे नीचे 6ठी पोजीशन पर। लेकिन टॉप 4 पर जो टीम्स हैं वो सब आपके सामने। बहुत वर्ल्ड कप लेंथी था, पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था, इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं था, अफगानिस्तान के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रही कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच उनके हाथ से निकल गया और उसमें मैक्सवेल वो एलिमेंट रहा, वरना शायद अफगानिस्तान भी 10 पॉइंट पर कम अज़ कम ये तो कहती कि चलें जी रन रेट ना सही लेकिन 10 पॉइंट लेकर हम ऊपर तो खड़े। पर ऐसा नहीं हुआ, वो 8 पॉइंट्स के साथ अपना मैच हार कर तो आखिर में रह गए। ये है टोटल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री जिस पर हम करते रहे प्रोग्राम्स। अब हमने शुरू करना है जी, आज ज़रा मज़ेदार सा क्रंच सा एनालिसिस होगा 4 टीमों के दरमियान। चोकर्स चोकर्स रह पाएंगे, आगे जाएंगे। न्यूजीलैंड क्या करेगी, न्यूजीलैंड के भी मसाइल हैं। और साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने क्या एक्सपोज किया पूरे वर्ल्ड कप में, उनका तो चेस का मसला ही बन गया। और फिर रह गई ऑस्ट्रेलिया जो शुरू में अच्छा नहीं खेली, मोमेंटम पकड़ती 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 14 पॉइंट्स लेकर अच्छे तरीके से सेमीफाइनल की तरफ गई, जिसका किसी के साथ कोई मवाजना नहीं कि कोई पॉइंट टेबल की लड़ाई ये सिर्फ न्यूजीलैंड ने की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हुए। हालांकि की नहीं लेकिन बहरहाल की, क्योंकि रन रेट उनका बेहतर था तो हमें लग ही रहा था कि कुछ हो जाएगा। तो ये है सब कुछ जी। अबू बकर दलत हमारे साथ मौजूद, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे रेगुलर हिस्सा, हमारा पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट। सैयद हैदर भाई ने जर्मनी से हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सैयद वकार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। बोर्ड की अंदर बाहर की बातें भी उनसे जानेंगे और ज़रा देखेंगे अब हो क्या रहा है बोर्ड में और क्या होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। अबू बकर साहब, सबसे पहले नीदरलैंड बहुत नीचे रही, नीदरलैंड के बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, उससे ऊपर इंग्लैंड और फिर इंग्लैंड के बाद जनाब अली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया। ये है ऑर्डर। नीदरलैंड अच्छी रही, उन्होंने कुछ मैचेस में बहुत इंप्रेस किया और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को तो उसने एक्सपोज किया, लेकिन जाहिर है कि इतने ही पॉइंट्स ले सकती थी, कोई 2 अदद को हराकर तो उसने 4 ले लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका को एक्सपोज किया। कैसा रहा नीदरलैंड का ये सफ़र? नीदरलैंड अच्छी परफॉर्मेंस दी भी उन्होंने कुछ मैचेस में, और जिन मैचेस में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन अच्छी परफॉर्मेंसेस की बेस पे कि यहाँ भी ये मैचेस को क्रंच सिचुएशन तक लेकर जाएंगे, वहाँ नहीं भी लेकर गए। एक्सपीरियंस की कमी तो हमें नज़र आई बाहर कैफ नीदरलैंड की टीम में। उसका रीज़न ये भी है बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट उनको खेलने को नज़र आती है, अपॉर्चुनिटी कम मिलती है उनको, और उनका जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उनमें उनके जो मैचेस हैं वो बहुत कम है। वेस्ट इंडीज़ जैसी बड़ी तगड़ी टीम को उस टूर्नामेंट से उन्होंने बाहर किया और उनको रिप्लेस करके इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी शमूलियत इख्तियार की। वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत बड़ा दचका था और मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत बड़ा दचका था। यस, वेस्ट इंडीज़ कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज़ की वजह से बुरी परफॉर्मेंस रही उनकी और वो टूर्नामेंट हार यार, अच्छी टीम थी, वेस्ट इंडीज़ को मिस किया गया इस टूर्नामेंट में, बहुत ज़्यादा मिस किया। उनके भी मसाइल अपने। हैदर भाई, नीदरलैंड तो रही एंड पे, श्रीलंका डिसअपॉइंटमेंट रही। श्रीलंका को कैसे देखा आपने? देखिए, श्रीलंका की टीम जो है वो पहले से ही टूट फूट का शिकार है और उनके पास टैलेंट की भी कमी है और जो टैलेंट है उसको वो सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उसको। उनके पास स्पिनर्स जो हैं वो हमेशा श्रीलंका के पास अच्छे स्पिनर्स रहे, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है वनडे क्रिकेट में। टेस्ट में तो है उनके पास, लेकिन उनका प्रॉब्लम जो है वो हमेशा डिपेंड करते हैं स्पिनर्स पे, और जब स्पिनर अच्छे ना हो तो ज़ाहिर आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर बैटिंग में भी उनके इश्यूज चल रहे हैं, उनके जो बैटर्स जो हैं वो सही तरह क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। टैलेंट काफ़ी है उनके, कुशाल परेरा हैं या मैंडिस हैं, ये बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े अच्छे अपने इनिंग शुरू करते हैं, बिल्ड करते हैं, लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि उनका बोर्ड, उनके जो उनके मुल्क की सूरत हाल है, इकोनॉमिकल कंडीशन सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें उसने काफ़ी इनको लेकिन डिस्टर्ब यार किया एक हुआ है। डिसअपॉइंटमेंट ये तो हैदर भाई जरूर होगी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, देखें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन वो वर्ल्ड कप में भी डायरेक्ट तो नहीं आए ना। हाँ जी, वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल क्वालिफायर खेल उनको कर आए। क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा। अब चैंपियंस ट्रॉफी का तो क्वालिफाइंग राउंड ही नहीं है।
चैंपियंस ट्रॉफी तो एक एक बिल्कुल ही डिफरेंट है कि आपने 8 अच्छी टीमों को लेके एक आपने टूर्नामेंट कराना है। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो या ना हो, असल बात ये है कि अब वो बायलैटरल सीरीज़ जो है उसमें कैसा जाते हैं, ये बड़ा अहम होगा। उनकी बायलैटरल सीरीज़ जो है बांग्लादेश के साथ अब शुरू होने वाली है, तो उसमें वो कैसा खेलते हैं। फिर उसके बाद उनका जो मधुशन का जो उनका फास्ट बॉलर था, वो टॉप लिस्ट में है, विकेटें उसने ली हैं। तो कुछ ना कुछ है उनके पास जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए एक टीम की हैसियत से कुछ उनके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ग्रुपिंग भी है उनके यहाँ, कुछ उनके यहाँ सही बात है, सही पूलिंग कह रहे हैं। रुस्लान, एक हैदर भाई इजाज़त दें, एक अगर ज़रा एक मैं, चीज़ ऐड हाँ करना चाहूँगा जी, श्रीलंका के हवाले से। देखिए फाइनेंशियली उनका बिल्कुल भी कोई इशू नहीं रहा। जून एंड में और जुलाई के स्टार्ट में उनके बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लास्ट जो उनका श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का फिस्कल ईयर था उसका उन्होंने फाइनेंशियल सिचुएशन बताई कि हमने सरप्लस बजट अचीव किया है लास्ट फिस्कल ईयर में। तो इसका मतलब है कि फाइनेंस का बिल्कुल भी इशू नहीं था। इशू वहाँ पर है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और जो इंस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की वो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं बोर्ड के अंदर भी। हाँ वहाँ भी एक रिवायत रही है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है भले ही वो एक दिन के लिए आए, वो चाहती है एक दिन के लिए भी चेयरमैन हमारी हमारे मर्जी मर्जी का। का तो है, ये सही बात है, सिचुएशन है, हमारे वाला फाइनेंस के इशू हिसाब नहीं थे। किताब है। अच्छा जी वकार, बांग्लादेश श्रीलंका से ऊपर रही, 9वें पर श्रीलंका, 8वें पर बांग्लादेश। बांग्लादेश 1999 से खेल रही है वर्ल्ड कप और अभी तक यही है बस, कभी 8, कभी 9, कभी 6, कभी 6 भी नहीं, खैर कभी 7। तो कैसे देखा आपने बांग्लादेश को इस पूरे वर्ल्ड कप में? जी, बांग्लादेश की जो कारकर्दगी रही है वो माजी के मुकाबले में जरा मायूसकुन रही है। उनकी भी यहाँ मसला चल रहा है। तमीम इकबाल का आपको पता है कि उन्होंने भी टीम में इन होने की कोशिश की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पहले वो क्रिकेट छोड़ के चले गए, उसके बाद उनको मनाया गया, फिर वो आए, लेकिन उनका शकीबुल हसन के साथ मसला हो गया। उन्होंने ये कहा कि शकीबुल हसन अपनी मर्जी की टीम तैयार करना चाहते हैं, वो फिर आउट हो गए। इस तरह के मसले उनमें भी चल रहे हैं। उनमें भी कोई सियासत हो रही है जिसकी वजह से जो बांग्लादेश की टीम है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही और इसी तरह ही खेल खेलती आ रही है। हालांकि वर्ल्ड कप में आगाज में भी उन्हें हमने देखा था कि शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो ये सोचा था कि ये टीम क्लिक करेगी, लेकिन इसके बावजूद वो क्लिक नहीं कर सकी और उनके साथ भी मसले मसाइल श्रीलंका वाले ही चल रहे हैं। तो ये वजह है उनकी, मेरा ख्याल है कि अच्छा एक और चीज़ है वकार, वहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे वो भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, उनके बड़े प्लेयर्स भी, और बहुत जल्दी उन्होंने प्रीमियर लीग करने की कोशिश शुरू कर दी। वो दुनिया को देखा देखी कॉपी कैट बनने के चक्कर में ना तो बहुत कुछ अपना बिगाड़ गए। भाई पहले अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो ठीक करो, फिर करवा लेना प्रीमियर लीग्स भी। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रीमियर लीग के चक्कर में आ गए हैं जिसकी वजह से खिलाड़ी जो से हैं उनकी तवज्जो भी जिस तरह हम PSL के ऊपर दे रहे हैं, इसी तरह उनके जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रीमियर लीग पर दे रहे हैं। और तकरीबन 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो टीम है वो क्लिक नहीं कर पा रही, और खास करके जो उनके कोचेस हैं वो भी उन पर कोई खास किस्म की मेहनत नहीं करवा रहे, कोई बड़ा स्टार भी निकल के सामने नहीं आ रहा, और वहाँ मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से टीम का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अच्छा जी अब बात करें जी हम 7वें पर खड़ी इंग्लैंड। बड़ी मायूसकुन है कि अफगानिस्तान इंग्लैंड से ऊपर है। चलो पाकिस्तान तो टीम है ना भाई, लेकिन अफगानिस्तान इंग्लैंड से ऊपर है। बिल्कुल छोटी टीमों में शुमार होती थी। मुझे नहीं लगता कि अब छोटी टीमों में शुमार होगा अफगानिस्तान का, जितना अच्छा वो खेली है। तो अफगानिस्तान इंग्लैंड से ऊपर है भाई, 7वें पर है इंग्लैंड। टॉप 4 की एक्सपेक्टेड टीम थी और वर्ल्ड कप से पहले जिस किसी से भी प्रेडिक्शन टॉप 4 टीम्स के हवाले से पूछा जा रहा था उसमें उनकी इंग्लैंड में ज़रूर उनका नाम था। ज़्यादातर लोग तो फाइनल में भी देख रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस थे और थ्रू आउट द लास्ट ईयर्स बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, पूरा साल बहुत भाग अच्छी बिठा के परफॉर्मेंस रखी रही। भाई। तो इससे ये समझ आती है कि आपका जो परफॉर्मेंस ऑन द डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड भी ऐसा लगा कि प्रॉपर तैयारी नहीं थी उनकी। जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया तो बेन स्टोक्स को उन्होंने वापस फोर्सफुली लेकर आए, इन्फोर्स किया उन पे कि आप वापस हमारे स्क्वाड में आए। और फिर जब उनको बेन स्टोक्स को उन्होंने शामिल किया उसके बाद अर्ली मैचेस में, जो इनिशियल मैचेस में बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करा पाए क्योंकि मैच फिटनेस नहीं खेले भी नहीं ना, फिटनेस कुछ एक मैच अलग तो चीज़ खेले है, भी नहीं। मैच फिटनेस एक अलग हाँ। चीज़ है। तो बेन स्टोक्स सिर्फ जब बैटिंग कर रहे थे तो इंग्लैंड के लिए उतने फ्रूटफुल या यूटिलिटी प्लेयर नहीं है जब तक वो बॉलिंग ना करें, लेकिन उन्होंने आखिर तक शायद बॉलिंग नहीं की प्रॉपर। और इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज रहे, इंग्लैंड की बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप रही। इंग्लैंड की क्रिकेट को सामने रखते हुए मैंने सिर्फ एक चीज़ जो नोटिस की, जो पॉइंट मुझे बहुत समझ आया
कि ठीक है अटैकिंग क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन वन डायमेंशनल प्लेयर उन्होंने सारी टीम में रख लिए। बटलर एक जैसा खेलते हैं, आपके लिविंगस्टन एक जैसा खेलते हैं, मलान एक जैसा खेलते हैं, उसके अलावा बेरिस्टो का भी एक ही स्टाइल है, बिल्कुल एक ही वो स्टाइल उससे के। हटके नहीं तो खेलता। ऐसा कोई प्लेयर नज़र नहीं आया रूट को छोड़ के कि वो जो एंकर का रोल प्ले कर सकता। और चूंकि एक ही प्लेयर थे रूट जो ऐसे थे जो टीम को साथ लेकर चल सकते थे, वो भी क्लिक ना किए तो बिल्कुल कोलैप्स एक सिचुएशन इंग्लैंड की नज़र आई और बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल जो है ना रेत की दीवार साबित हुआ। फिर जाहिर है जब आपका बोर्ड पे इतना स्कोर नहीं होगा और इंडिया जैसी पिचेस में जहाँ पे ज़्यादातर मैचेस हाई स्कोरिंग रहे, उनकी बॉलिंग भी अंडर द पार नज़र आई, वो डिफेंड नहीं कर सकी और अल्टीमेटली इंग्लैंड जो है बहुत बुरी तरह इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज हुई। और इंग्लैंड के लिए भी वही एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के लिए रिवैम्प करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा और एक नए जज्बे के साथ और नए प्लान्स के साथ, नई इनोवेशंस के साथ वापस आना के पड़ेगा। टूर आगे जो जा रहे हैं ना इंग्लैंड का, उसमें 6 प्लेयर्स मेजर ड्रॉप कर दिए गए। मेगा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इंग्लैंड के स्ट्रक्चर में। नहीं, सिर्फ 6 रिटेन हुए बल्कि, और बाकी ज्यादातर तो बड़े बड़े जॉय रूट जैसे, बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपने देखी होगी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस थे और उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान से भी बुरी रही है, आप एडमिट करेंगे। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कोई टीवी ट्रांसमिशंस नहीं नजर आई कि कप्तानी से हट जाना चाहिए और कप्तान कौन होगा और वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो किसने किसको फेवरेटिज्म अच्छा, वैसे वहाँ हटा ही देंगे, मुझे लगता है वो भी यही हाल होगा। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं, हम किसी की एडवोकेसी यहाँ पर बैठ के नहीं कर रहे या किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। ज़रूर हटाएं टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, गेम के ऊपर, हाँ, पसंद नापसंद के ऊपर नहीं। ये बात, हाँ जी हैदर भाई, इंग्लैंड चूंकि ऐसी टीम है, इस पर आप सबका व्यू लूंगा, बड़ी टीम है। इंग्लैंड ने क्या क्या ऐसी गलतियां की और इंग्लैंड क्या क्या ऐसा कर सकता था? आप समझते हैं, एक बात हमारे दोस्त रिजवान भाई कहते हैं कि अगर इंग्लैंड को पहले पाकिस्तान बांग्लादेश वाले मैचेस मिल जाते तो इंग्लैंड मोमेंटम पकड़ लेती ऑस्ट्रेलिया की तरह। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड देखें, उनके जो इनिशियल मैचेस थे वो बड़ी टीमों से पड़ गए, वहां पे वो सही तरह क्लिक नहीं कर पाए। अच्छा, उनका शॉट सिलेक्शन जो है बड़ा गलत रहा। आप देखें उनके सारे मैचेस में, देखें उनके जो प्लेयर्स, मैन बैट्समैन जो आउट हुए हैं वो सारे गलत शॉट खेल के आउट होते रहे। यानी जहां पे जो शॉट ने, यानी एक मुकाबला सा हो रहा था कि इंडिविजुअल शॉट कौन ज्यादा खेलता है। जो रूट अच्छे कन्वेंशनल बैट्समैन हैं, बड़े अच्छे अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं, वो अजीब तरीके से स्कूप, वो जो एक दिलशान खेलता था श्रीलंका, वो करने की कोशिश करते रहे पूरे उसमें। फिर रिवर्स स्वीप का ऐसा फैशन हो गया है, रिवर्स स्वीप का, कि हर आदमी चाहता है रिवर्स स्वीप मारो। हालांकि क्रिकेट जो है, आप राइट हैंडेड हैं तो आपकी जो एबिलिटी है वो राइट हैंडेड बैट्समैन की है, आप क्यों रिवर्स स्वीप पे जा रहे हैं? इसका मतलब है आपके पास जो है कन्वेंशनल शॉट्स नहीं। ये एक प्रॉब्लम रहा। तीसरा प्रॉब्लम ये था, आप ये देखें वहां पे कि इंग्लैंड की टीम शायद वो टीम है जहां पे कोई कैप्टन बनने को तैयार नहीं है। जॉस बटलर शायद बड़ी मजबूरी में बने हुए हैं। वो जिससे कहते हैं इंग्लैंड मैनेजमेंट आप बन जाए, वो मना कर देता है। जो रूट वो नहीं बनते हैं। अच्छा, ये हाल रहा कि जब वो पाकिस्तान आई थी ना टीम, तब भी बटलर अनफिट थे और वो बैठे रहे, मैच नहीं खेला उन्होंने। लेकिन चूंकि टीम उनकी पाकिस्तान से बेहतर थी तो जीत के चली गई। जी हाँ, देखिए वो T20 टीम जो थी उस वक्त उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, और अभी भी मैं आपको बताऊं T20 टीम उनकी बड़ी अच्छी है। T20 में बड़े वो कामयाब है, चैंपियन है इस वक्त, आपको पता है वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है, शॉर्ट सिलेक्शन सही रही, उनको सही वक्त पे वो अपने आप को क्लिक नहीं कर पाए। बॉलिंग उनकी जो है वो काफी जो है वो लोअर रही, जितना समझा जा रहा था अच्छी रहेगी। विली जो है वो अब रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने ये आखिरी अपना वनडे खेला है, उसके बाद वो वनडे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि आपके जो बॉलिंग लाइन थी वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर उनके वुड जो है उन पे बड़ा डिपेंड था कि वुड जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वुड अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर पाए। स्पिनर में आदिल रशीद जो है वो चूंकि प्रेडिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग उनको समझ गए हैं कहाँ पे बॉल करते हैं, इसलिए खेलना आसान हो गया। तो सारी चीजों ने मिलकर इंग्लैंड को जो है, अच्छा एक ट्रेडिशन एक ये भी रही है कि जो टीम पहले चैंपियन होती है फिर जब वो दोबारा आती है बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए दोबारा क्लिक करना। ऑस्ट्रेलिया 87 में चैंपियन थी, 92 में बिल्कुल नीचे चली गई, 92 में पाकिस्तान थी तो 96 में पाकिस्तान नीचे चली गई, फिर 96 में जो है चैंपियन श्रीलंका थी तो 99 उनका बहुत ही खराब रहा। यानी एक ऐसी ट्रेडिशन चल रही है कि एक दफा आप चैंपियन बन गए तो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आप उसमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड की टीम नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा या चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी, बहुत स्ट्रांग बनकर आएगी और बड़ा स्ट्रांग टाइम देगी सबको। वाह, वकार क्या कहते हैं जी, इंग्लैंड में क्या कॉम्बिनेशन का मसला रहा? राइट टाइम पर इंजरीज उनके बड़े गले पड़ गई जब इंजरीज का इशू रहा। बेन स्टोक्स का होना ना होना बराबर रहा, ये एक बड़ा अजीब एलिमेंट हो गया क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है, उसके नाम की वजह से वो एक ब्रांड था, लेकिन वो भी कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। क्या देख रहे हैं? और तेज खेलने वाले बेरिस्टो कुछ नहीं कर पाए। जेसन रॉय का ना होना
एलेक्स सेल्स को ना पिक करने की वजह से फिर वो रिटायरमेंट ले लेना, तो ये एक मामला तो है। जेसन रॉय की कमी मुझे तो लगी, क्या कहते हैं वकार? बिल्कुल बिल्कुल इरफान साहब, एलेक्स हेल्स की भी कमी लगी। और इसके अलावा जब पहला मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड का, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है टीम, लेकिन बाकी जब मैचेस खेले तो उससे ये महसूस हुआ कि उनके तमाम खिलाड़ियों में एतमाद की कमी है। जो बाकायदा तौर पर उनके जो कप्तान जॉर्ज बटलर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पूरे टीम में एतमाद की कमी दिखाई दे रही है। और खास करके जॉर्ज बटलर ने ये भी कहा था कि वो जो उनकी बैटिंग है वो भी क्लिक नहीं कर पा रही, और बदकिस्मती से पूरी टीम जो होती है वो ड्रॉप होती जा रही है। और इसके अलावा जो उनके बॉलर्स हैं वो भी इंडिया की विकेटों पर परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि वो आईपीएल भी खेल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं उन्होंने मायूसकून कारकर्दगी दिखाई है। और जिसकी वजह से पहले ये भी बात की जा रही है कि दिफाई चैंपियन जो उसकी टीम होती है वो जब अगला वर्ल्ड कप खेलती है तो वो पश्ती की तरफ चली जाती है। ये हकीकत है। 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 96 में क्या जो वर्ल्ड कप हुआ था तो क्वार्टर फाइनल में ही पाकिस्तान की टीम जो होती है वो इंडिया के हाथों शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। बहरहाल ये T20 की टीम तो बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो बैन स्टोक्स हैं इनकी भी कमी शुरू में बड़ी हमें देखने में दिखाई दी है, क्योंकि शुरू के मैचेस बैन स्टोक्स में नहीं खेले थे, लेकिन उसके लेकिन बाद में जब उनकी वापसी हुई है तो टीम ने क्लिक करना शुरू कर दिया था। तो आपने देखा कि पाकिस्तान को भी शिकस्त दी इंग्लैंड की टीम ने। अब मजीद ये लगता है कि इनकी भी जब ये अपने मुल्क जाएंगे तो इनकी भी दोबारा तौर पर कारकर्दगी को जांचा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ये दोबारा आने वाले जितने भी टूर्नामेंट होंगे, इसके अलावा जो सीरीज होगी उसमें ये परफॉर्म करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा ही स्ट्रांग है। उनके यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर बड़ा काम होता है। उनके पास एक से एक प्लेयर डोमेस्टिक से आता है। उनके प्लेयर्स पहले डोमेस्टिक में ढेर मैचेस खेलते हैं, फिर वो टीम में आते हैं। एक सिस्टम है अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, फिर उसका आगे जाके ए टीम के मैचेस, लिस्ट ए के मैचेस, फर्स्ट क्लास के मैच, ये सब काउंट करके एक प्लेयर आता है। वहाँ तो उनका सिस्टम अच्छा है। तो वहाँ पर टीम हम अगली बार देखेंगे तो इंग्लैंड हमें उम्मीद तो यही अच्छी होगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। अब जरा बात अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऊपर की टीम्स पर भी करेंगे। ब्रेक लेकर आते हैं। वेलकम बैक जी। इंग्लैंड उस पर बात हुई, सारों ने अपना अपना व्यू दिया। को देना चाहे जेसन रॉय पर तो बिल्कुल दे। मुझे तो सोमिया सरकार की कमी भी बांग्लादेश में खलती रही, और तमीम इकबाल का नाम। और तमीम फॉर्म में नहीं है लेकिन अच्छा प्लेयर है, होता तो शायद थोड़ा बहुत को मैटर करता, लेकिन चले वहाँ भी पॉलिटिकल लड़ाई। जेसन रॉय वाला मामला, एलेक्स सेल्स का मामला, जोफ्रा आर्चर का ना होना भी इनके लिए बड़ा डैमेजिंग पार्ट रहा। तो चले ये कुल मिला के बात रही। अब आए अफगानिस्तान पे। यार इंग्लैंड से ऊपर क्या बात है। मतलब मैं अफगानिस्तान को फुल मार्क्स दूंगा। देखें, अगर हम ये कहें कि उनके लिए पिचेज अच्छी तैयार की गई, सारा कुछ ठीक, अजय जडेजा थे वहाँ पर, वो ठीक। जॉनथन ट्रॉट का रोल हम माइनस नहीं कर सकते। अजय जडेजा ने जो भी उनको बताया, इंग्लैंड वो इंडिया के माहौल और आईपीएल वो खेलते हैं, सारा कुछ ठीक। सारे आईपीएल खेलते हैं, बड़े से बड़ा प्लेयर, बड़ी से बड़ी टीम। लेकिन अगर आप वो प्लान जो आपकी जेब में और आपके दिमाग में डाला है, वो पहले दिमाग का प्लान इंप्लीमेंट करें। वो नहीं हो रहा तो जेब वाला निकाल के करें। इस पर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में परफेक्शन बहुत ज़रूरी है भाई। और ये अफगानिस्तान ने करके दिखाया और बहुत अच्छा खेली। मैं बहुत अच्छा रेट करूं, बल्कि पाकिस्तान उससे ऊपर होगा, अभी भी है, पॉइंट टेबल में था, लेकिन वो हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। उन्होंने 2 साबिक वर्ल्ड चैंपियंस को हराया। नॉट एन ईजी थिंग। कोच और कैप्टन का की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लानिंग के दौरान। और फिर जब आपका प्लान एक दफ़ा सेट हो जाता है तो ग्राउंड में कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको एग्जीक्यूट करना। और आप पहले से ही ए और बी दोनों लेकर चलते हैं कि काउंटर पार्ट्स अगर सिचुएशन जैसी भी हो उसके अकॉर्डिंगली करें। अफ़गानिस्तान की टीम के हवाले से हमेशा से बात की गई कि उनके अंदर टन्स ऑफ पोटेंशियल है, बहुत एबिलिटी है, और उनका जो स्ट्रेंथ है उनके स्पिन डिपार्टमेंट है। हमेशा से कहा जाता था कि इनकी स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ी है, अगर इनके बैट्समैन इनको थोड़ा सा साथ दे दें तो अफ़गानिस्तान बड़ी अच्छी टीम हो सकती है, जो कि नज़र आया इस वर्ल्ड कप में। उनके बैट्समैन ने डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट बैट्समैन ने परफॉर्म किया, ना सिर्फ ऊपर से बल्कि मिडल ऑर्डर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल उनकी जितना पोटेंशियल था जान लगाई नज़र आई, और उनके अंदर वो क्रिस्प नज़र आई, वो तड़प नज़र आई। एक पैशन होता है किसी वर्ल्ड कप में जान लगाने का, वो नज़र आई, जिसे हम इंटेंशन की सूरत में बात करते हैं हमेशा कि इंटेंशन नज़र आनी चाहिए, एफर्ट नज़र आनी चाहिए, उसके बाद हार जीत डिसाइड होती है। वो अफ़गानिस्तान की सूरत में नज़र आई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनके लिए रही। और एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि सेमीफाइनल की दौड़ में वो बिल्कुल लाइव जा रहे हैं। हाँ, जा भी रहे थे। बहुत अच्छी टीम्स को उन्होंने हराया जैसा कि आपने उनको बताया। तो अब शायद एज अ क्रिकेट लवर ये बाकी नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो अफ़गानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें, बायलैटरल सीरीज़ अरेंज करें, अफ़गानिस्तान की क्रिकेट ताकि बेहतर हो। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी तो एक और अच्छी टीम ऐड होगी एशिया के अंदर, और ये एशिया के लिए बहुत अच्छा है कि नॉर्मली देखा जाता था कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड हमारा रहा, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका में नहीं, डोमिनेंसी पाकिस्तान इंडिया की है, थी भी, और श्रीलंका फिर उसके साथ जो थर्ड पार्टनर के तौर पे। तो अब अफ़गानिस्तान का जो एडिशन है एशिया कप में वो बहुत ही खुशाइंद है, और बड़ा अच्छा लगा अफ़गानिस्तान क्रिकेट को देख के, एंजॉय किया उनकी बैटिंग को, उनकी बॉलिंग को और उनकी फील्डिंग को भी। तो मज़ा आया इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस पे। अच्छा हैदर भाई, हमने देखा यार कोई बड़ा नाम, कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर कैप्टन नहीं था। राशिद खान कैप्टन नहीं था, नबी कैप्टन नहीं था, कोई बड़ा परफॉर्मर, गुरबाज को नहीं बना दिया उन्होंने, डिपेंडेंसी भी हटाई गुरबाज से। फिर जो कैप्टन था कैसा टीम लेकर सर चला। एक चीज़ अगर मुझे, सॉरी आपकी बात काट रहा, ऐड करने दें, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीरीज़ जब एशिया कप से पहले श्रीलंका में हो रही थी तो मुझे मौका मिला उसको कवर करने का। तो मैंने अफ़गानिस्तान के कैप्टन से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा, अभी सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले की प्रेस थी, कि जो टीम आप कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं एशिया कप, क्या यही वर्ल्ड कप में लेकर जाएंगे? तो उनका मुझे जवाब आज भी बिल्कुल याद है। उन्होंने कहा ये टीम जो अभी हम कैरी कर रहे हैं, हम 2 साल से कैरी कर रहे हैं और हमने वर्ल्ड कप को सामने रखा हुआ है, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन सेट हो गया है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और वर्ल्ड कप में इसी टीम को लेकर जाएंगे। हम 2 साल से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। जबरदस्त, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। जी हैदर भाई। नहीं, बहुत अच्छा खेला अफगानिस्तान, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अफगानिस्तान ने कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेली। देखिए, उन्होंने 4 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं। 4 में से 2 उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं, 2 एक श्रीलंका और एक नीदरलैंड के खिलाफ। श्रीलंका और नीदरलैंड से तो जीत उनकी समझ में आती है, दोनों टीमें जो है वो निचले दर्जे की थी। इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में बहुत ही खराब खेलती रही है, तो आप उसको भी उसमें से निकाल दें। एक रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो उनकी जीत हुई है वो उनकी बॉलिंग नहीं, उनकी बैटिंग ने दिलाई है। चेस किया उन्होंने पाकिस्तान का टारगेट। पाकिस्तान ने 290 प्लस या सर समथिंग किया था। 4 बड़े मैचेस चेस पे जीते हैं वो, 4 बड़े मैच। जी जी, देखिए देखिए, जो मैचेस उन्होंने जीते हैं चेस पे, यानी बैटिंग, अगर उनकी बॉलिंग में देखें, उनकी सबसे ज्यादा विकेटें राशिद खान ने 9 मैचों में 15 विकेटें ली हैं, यानी उससे ज्यादा जाम्पा ने 22 विकेटें ली हैं। जाम्पा जो है वो राशिद से कहीं कम दर्जे का बॉलर है, लेकिन जाम्पा ज्यादा विकेटें ले गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन टीमों ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है, उन्होंने उनके स्पिनर्स को बहुत ही कॉशियसली खेला है, उनको विकेटें नहीं देने की कोशिश की है। जाम्पा ज्यादा विकेट इसलिए ले गया कि उसको इतना अहम नहीं ले रहे थे। तो अब अफगानिस्तान की टीम जो है उसमें देखें, उसमें बैलेंस जो है नहीं है। उनकी बैटिंग जो है वो डिपेंड करती है नंबर 3 तक, ज्यादा से ज्यादा नंबर 4 तक। ठीक है, अजमत ने सेंचुरी 97 की है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद उनकी बैटिंग अभी जो है बहुत कमजोर है। उनकी बैटिंग डिपेंड करती है गुरबाज, इब्राहिम जदरान और उसके बाद रहमत शाह के अलावा। उसके बाद बैटिंग जो है उनकी इतनी अच्छी नहीं है। बॉलिंग में उनके जो बॉलर्स थे उसमें अगर देखा जाए, मुजीब ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की इस टूर्नामेंट में, राशिद ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो जो अच्छी बॉलिंग की, जिसने मुतासिर किया, उनके फास्ट बॉलर्स थे। उनके फारूकी ने अच्छी बॉलिंग की, जो उन्होंने 2-3 मैच नहीं खेले। नवीन ने अच्छी बॉलिंग की, उसके साथ अजमत फास्ट बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर है, वो इतने अच्छे फास्ट बॉलर नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सिचुएशन का बड़ा अच्छा यूज किया। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान जो है उसने सिचुएशंस को देखते हुए अपनी परफॉर्मेंस बनाई, नाम के ऊपर नहीं गए, नाम के ऊपर नहीं गए। हमारी टीम जो पाकिस्तान की टीम है वो नाम के ऊपर ज्यादा जाती रही, कि जो बड़ा नाम है, अभी आते शादाब आते खान बड़ा हैं नाम। हैदर भाई, पाकिस्तान का भी करते हैं, बात जी, करते हैं, अभी उनके भी अफगानिस्तान, एनालिसिस करते हैं। अफगानिस्तान की टीम जो है, अफगानिस्तान की टीम में जो 2 चीजें मुझे नजर आती हैं जो बड़ी अच्छी हैं। पहली बात ये है कि वो हर मैच जीतने के लिए खेलते हैं। वो चाहते हैं जीते, चाहे बड़ी टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे साउथ अफ्रीका से हो, इंडिया से हो, वो जीतने की कोशिश करते हैं, कहीं भी गिव अप नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उनकी जो बैटिंग है वो अगर देखा जाए दूसरी टीम एज कंपेयर टू श्रीलंका, उनके जो लेवल की है, नेदरलैंड्स, उनके उसके हिसाब से उनकी जो ओपनिंग है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। यानी इसका मतलब है अफगानिस्तान की इस बार वर्ल्ड कप में जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो उनके ओपनिंग बैटर्स और नंबर 3 इन तीनों की वजह से, या फिर उनके मिडिल ऑर्डर में जो अजमत और नवीन कर रहे थे, उनकी वजह से ये टीम ज्यादा शहीदी इस बहुत वर्ल्ड कप अच्छा में खेला है, शहीदी खुद बहुत अच्छा खेला है, और कलेक्टिव एफर्ट रही है। कलेक्टिव एफर्ट बहुत मैटर करती है सर। वकार, यही चीज़ आपसे अफगानिस्तान की पॉजिटिव्स और अफगानिस्तान ने जहां मार खाई वो एक मुझे महक लगता है, और वो है, मेरा ख्याल है वो शायद समझे कि हम जीत गए हैं, वहाँ पर वो तजर्बे से मार खा के तो रिलैक्स हो गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी डस्ट खाई मैक्सवेल के हाथों। वैसे अगर वो मैच वो जीत जाते
तो ऑस्ट्रेलिया को अलग वक्ता पड़ता और फिर वो 12वें पॉइंट के लिए लड़ते आखिरी मैच, और वहां पर उन्हें रन रेट ना चाहिए होता, फिर आज बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन होती टेबल की भी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में जो सबसे अच्छी टीम खेली है ना वो अफगानिस्तान की खेली है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास वो ग्राउंड नहीं है जो दूसरे मुल्कों के पास है। उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास वो मौके नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया, तमाम लड़कों को पॉलिश किया। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अफगानिस्तान की टीम मैच जीत रही थी। अगर मैक्सवेल का कैच हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम शिकस्त खा जाती है आसानी से। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अफगानिस्तान के बल्लेबाज है वो किसी तरह से भी डर कर नहीं खेलते, वो खुल कर खेलते हैं। उनके जो ओपनर्स हों, इसके अलावा रहमानुल्लाह हो, जरदान हो, हशमतुल्लाह हो, रहमत शाह हो, उनकी हमने बैटिंग देखी है तो उन्होंने दिलेराना बता तौर पर इनिंग खेली। उन्होंने सही कहा कि वो तकरीबन 2 साल से अपनी टीम को पॉलिश कर रहे थे। उसके अलावा एशिया कप में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। आपने देखा था कि जो श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ था अच्छा, बांग्लादेश से पता नहीं क्यों हार जाते हैं, एशिया कप में भी हार गए, वर्ल्ड कप में भी हार गए, ये समझ नहीं आई, है ना वकार? बिल्कुल, मैंने जिसने बताया ना कि बांग्लादेश की टीम में भी ग्रुप बंदी देखने में आ रही है, और क्योंकि शकीबुल हसन के लेकिन साथ पता नहीं क्यों अफगानिस्तान को हरा दिया बांग्लादेश ने। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ जब बाद में मैंने अफगानिस्तान के मैचेस देखे, मैंने कहा यार बांग्लादेश ने कैसे हरा दिया, बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने देखा ना कि अफगानिस्तान के कप्तान ने बताया ना कि हम अपनी गलतियों को नहीं दिखाएंगे। उसके बाद देखा कि हमने यहाँ पर गलती की है, तो अगले मैचेस में अफगानिस्तान की टीम ने देखा कि उन्होंने वो गलतियां नहीं की, बाकी जो मैचेस उनसे रह गए। तो ये बात होती है, सीखने की बात होती है, कलेक्टिव एफर्ट, सीखने की बात, ठीक है सारा कुछ। अच्छा, कुछ टीमों ने परफॉर्मेंस बुरी की, उनका सही कॉम्बिनेशन नहीं बना। कुछ टीमों ने गलतियां की, उनके बोर्ड के इशू रहे, उन्होंने गलतियां की, उनके प्लेयर्स का राइट टाइम नहीं था, टैलेंट वो नहीं था जो टैलेंट रिक्वायर था, 2-3 साल से तैयारी नहीं थी, वो टीमें सारी हमें नीचे दिखाई थी। इंग्लैंड का तो पता नहीं क्या रहा, ये समझ में इंग्लैंड को खुद भी नहीं आया जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। सही बताऊं तो इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नाम थे और वो ऐसा लगा जैसे लीग ऑफ सुपरस्टार्स थी, तो वो कंफ्यूज रही कि किसको कहाँ खिलाएं और किसको बाहर बैठाएं। तो शायद ये उनकी बड़ी गलती। पाकिस्तान की गलती रही भी और समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। मतलब हम हमेशा 2019 में भी यही हाल कि लड़े, पॉइंट टेबल पे सारा कुछ ओके हो गया, रन रेट से बाहर। इस बार तो खैर हम रन रेट तक पहुंचे ही नहीं ना, बात ही ना पहुंची, 8 पे बाहर लें जी। अब ज़रा बात पाकिस्तान पे। शुरुआत ठीक हुई लेकिन मिनोस के खिलाफ हुई। जैसे बड़ी टीम आई, क्या हुआ यार, दुनिया की नंबर 1 टीम, हर बड़े बॉलिंग अटैक के सामने ढेर, हर बड़े बैटिंग के सामने ढेर, क्यों? अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2 चीज़ें, 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूँगा। एक वेस्ट इंडीज़ की और एक अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की जो टीम है उसमें कोई प्रॉपर बोर्ड सिस्टम नहीं है और उनके पास होम ग्राउंड्स की या होम स्ट्रक्चर की कोई ऐसी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। बड़ा अच्छा कहा वकार, ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो दुबई में सेटल्ड हैं, यूएई में सेटल्ड हैं, और उसके बाद जब कोई टूर्नामेंट खेलते भी वो शारजा उनका होम ग्राउंड है, और ज़्यादातर प्लेयर्स जब कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है तो उसमें इकट्ठे होते हैं और इतना ज़्यादा टाइम भी इकट्ठे स्पेंड नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जो उनको प्रमोट करती है और मैच में जो उनको बहुत बड़ा बनाती है, जीतने का जो एक पैशन है और यूनिटी। हाँ, देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि हर बंदा टीम के लिए खेलना चाह रहा है, एक बात, और दूसरी बात ये कि हर बंदा प्रूव करना चाह रहा है एज अ टीम कि अफ़गानिस्तान भी एक टीम है। सेकेंडली, वेस्ट इंडीज़, वो वर्ल्ड कप आपको याद होगा जो उन्होंने T20 का जीता। बोर्ड की बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, वेस्ट इंडीज़ स्पॉन्सर्स के बगैर इंडिया आई, और वेस्ट इंडीज़ का जब पहला मैच था उस टाइम तक वेस्ट इंडीज़ श्योर नहीं थी कि हमारे पास किट्स कोई स्पॉन्सर हमें करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो वर्ल्ड कप, दे एंडेड अप विनिंग द वर्ल्ड कप टाइटल। और उस टाइम वो वाहिद वर्ल्ड कप था, वाहिद टीम थी कि इन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता और वुमेन टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता। क्या चीज़ थी? सेम वही चीज़ अरसलान, कि प्रूव कर रहे थे, इंटेंशन, जज्बा और लड़ने की जो एक तड़प होती है ना, वो नज़र आई। पाकिस्तान में क्या कमी नज़र आई जो मुझे फील हुई? सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे और इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना आप प्रूव करना चाह रहे थे। एज अ टीम प्रमोशन नहीं थी, टीम वर्क नहीं था, यूनिटी में क्रैक नज़र आया। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ कि बहुत सारे जो वहाँ पे पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स मौजूद थे, शायद उनके अंदर थोड़ी सी फील बोर्ड ने ही लाई। बोर्ड ने वो एक सेंटिमेंट उजागर किया कि कप्तानी जो है ना वो शेक कर रही है, तो कोई कप्तान भी नया हो सकता है कुछ अरसे के बाद, कप्तानी की दौड़ में पड़ जाना।
और फिर उसके बाद आपके वर्ल्ड कप से पहले आपकी लोड मैनेजमेंट भी ऐसी थी कि हमारी टीम के जो प्लेयर्स ऑल्दो वो सारे मैचेस खेले, लेकिन उसमें से 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रॉपर फिटनेस के साथ नहीं खेले। 2-3 प्लेयर्स को भी ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, वापस आ गए आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ से लेकर 11 बंदे जिन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले, आज आप उनके फिटनेस टेस्ट खेल लें, सारे पोल आपके सामने आ जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, हैदर भाई और वकार का इसी पे कमेंट लूंगा। हमने सारी टीम्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ज़रा इनका करेंगे, फिर अब टॉप 4 का भी करेंगे ब्रेक के बाद। जनाब अली, बात हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि 5वीं पोजीशन पे खड़ी थी, फिर हमने ज़रा टॉप 4 पर, तो जो हैं वो हैं, उनका तो कल से सब कुछ पता लग रही है, लेकिन इस पर बात करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम है यार, एक चीज़ किसी की मैं हुब्बुल वतनी हो गई, उनका पाकिस्तान से मोहब्बत, इस पर हम बात ही नहीं कर सकते भाई, किसी के बारे में जज नहीं करते। लेकिन यार एक इंटेंशन, एक इंटेंट होती है, हमें वो लड़ाई करने का जज्बा नहीं दिखा यार, जो आप एक करते हैं ना यार, मेरी टीम, मेरा कलर, पाकिस्तान लगा हुआ है मेरे साथ, मैं लड़ूंगा। जहां पर गिरते गए वहां गिरते गए, कुछ जज्बा नहीं, टीम बिखरी बिखरी दिखाई दी, खामोश कैप्टन दिखाई दिए, फील्ड प्लेसिंग्स के मसाइल रहे, बैटिंग के भी हमारे को कमाल नहीं हुआ। सऊद शकील साहब 50 करते थे, बस हो जाती थी। हम कहते थे यार जब आप दिखा ही रहे हो टैलेंट तो दिखाओ, फिर प्रॉपर दिखाओ, लगे यार आप लड़ रहे हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि आपके साथ कोई इतनी बड़ी वीकनेस नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल एक्सपोज्ड हो, जिसको एक्सप्लॉइट करके दूसरी टीम जो अपॉर्चुनिटी ले और आपको हरा सके। पाकिस्तान के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं असलान। आप साउथ अफ्रीका को ले लें, सिर्फ पाकिस्तान के मैच के लिए तबरेज़ शमसी को खिलाना, आप अफगानिस्तान को ले लें, लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाना। इंडिया तो ऑलरेडी यादव के साथ खेल रही थी। पाकिस्तान की टीम के साथ इस वर्ल्ड कप में जहाँ बाकी टैग थे, एक टैग और लगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाओ, ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को क्रैक कर लो, बड़ा आसान एक फार्मूला है। इसके साथ साथ जो टीम 9 में से 5 मैचेस में बोल्ड आउट हुई हो, 50 ओवर्स भी पूरे उसने ना खेले हों, तो बैटिंग तो यहाँ से आपको पता लग जाती है। बॉलिंग में आप आ जाएं, हमेशा से हम बिलीव करते थे और हमारा एक ट्रेडमार्क होता था, फास्ट बॉलिंग के साथ हम स्पिन में हमने रूल किया। पाकिस्तान की जो विकेट टेकिंग एवरेज रही अगेंस्ट रन्स, 86 रन्स की अगेंस्ट पाकिस्तान के स्पिनर्स ने विकेट ली है कि एवरेज रही। और उसकी दूसरी साइड पे फ्लिप साइड ये है कि इंडिया ने 20 रन्स की एवरेज से, और आपकी जो टॉप 4 चीज़ें, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने 26-27 रन्स की एवरेज से स्पिनर्स ने। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की बॉलिंग कहाँ खड़ी थी और बैटिंग कहाँ खड़ी थी। हैदर भाई क्या कहते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने क्लिक ही नहीं किया, बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने टोटल सब ने मिलकर 14 विकेटें ली हैं, अकेला एडम जम्पा ने 22 विकेटें ली हैं। आप अंदाजा लगाएं, एडम जम्पा जो है वो सेकंड क्लास स्पिनर है, वो इतना बड़ा कोई, उसको कोई नहीं समझता है कि वो कोई राशिद खान जैसा स्पिनर है। लेकिन हमारी जो टीम थी उसने कोई प्रिपरेशन सही तरह की ही नहीं थी। हमने वैसे नाम जमा किए थे, उसामा मीर को ले लो, काउंटी चैंपियनशिप, काउंटी खेल रहा है, उसको ले आओ। हसन अली काउंटी खेल रहा है, उसको ले आओ। शादाब खान जो है वो वाइस कैप्टन है, उसको ले आओ। इमाम उल्लाह जो है वो दोस्त है, उसको। हमने नाम जमा किया, हमने प्लेयर्स नहीं जमा किए। अच्छा, हमारे बोर्ड ने भी कुछ नहीं किया। वर्ल्ड कप से पहले वनडे के आप अगर एक कोई टूर्नामेंट करा देते, आपको फिटनेस लेवल पता चल जाता हारिस रऊफ का, कि हारिस रऊफ जो है 50 ओवर के मैच में 10 ओवर और 50 ओवर फील्डिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। आपने उसको भेज दिया, वो पूरे टूर्नामेंट में उसकी फिटनेस का हाल। तो ये सारी चीजें जो है उसने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है एक ऐसा बैटिंग भी आप बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाबर आजम वो मार्क बाबर आजम को सेंचुरी करनी चाहिए थी। ये हमें लगता है बाबर आजम इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर था, तो अपना कैलिबर बिल्कुल शो करना उसका बस यही था। उसके लिए मौका वर्ल्ड कप बार-बार थोड़ी आएगा इंडिया में वर्ल्ड कप, ये जाया कर दिया। ये देखिए, बाबर आजम ने अपने आप को ग्रेटेस्ट बैट्समैनों की लिस्ट में शामिल करने का मौका जाया कर दिया है। विराट कोहली को ये था, उसने मनवाया अपने आप को। दूसरे जो भी थे उन्होंने अपने आप को मनवाया इस टूर्नामेंट में। लेकिन बाबर आजम जो है, उनसे बड़ी पाकिस्तान टीम को होप थी कि वो सेंचुरियां करेंगे, कहीं पे रुक के बैटिंग करेंगे। बाबर आजम समझ ही नहीं सके कि उन्हें किस वक्त कौन सा शॉट खेलना है। आप अगर उनके 9 मैचों की बैटिंग देख लें सर, वो एक लेग साइड पे कैच देते हुए बहुत ज्यादा आउट हुए, एक ऑफ साइड पे कैच देते हुए बहुत आउट हुए, तो वो इससे निकले ही नहीं। बिल्कुल रॉन्ग शॉट सिलेक्शन पे आउट हुए। कहां पे आपके, जी हाँ। तो ये सारी चीजें जो है इसने पाकिस्तान टीम की बैटिंग को खराब किया। फिर आपने फखर जमान को एक मैच खिलाया, नहीं चला, हम सब कह रहे थे नहीं चल रहा है, लेकिन आपने ड्रॉप कर दिया उसको। ऐसा ड्रॉप किया कि उसको 5 मैच ड्रॉप कर दिया। भाई एक आध तो मैच कहीं खिलाते हैं ना। इमाम उल्लाह नहीं चल रहा था तो आप कहीं तो एक मैच खिलाते हैं। आपने फिर जब हमने शोर मचाया, मीडिया ने शोर मचाया, फिर आपने टीम में लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, आपके पास अब टाइम कम था। आप लकीली न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत गए। कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड विन है, ये आपकी टीम की विन नहीं है।
आपको बारिश ने और डीएल ने जितवा दिया। तो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस तो मैं समझता हूँ श्रीलंका के लेवल की रही है इस टूर्नामेंट में। ये आ गए 5वें नंबर पे, होना चाहिए था इनको 9वें नंबर पे। वकार क्या कहते हैं भाई? अच्छा, मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये कहा था ना कि जब अच्छी बॉल मिलती है इसको बाबर आजम को तो ये आउट हो जाते हैं और इसके अलावा हमारे पास एवरेज बॉलर है। जब आपने भी बाबर आजम को डिफेंड किया था तो हमने भी बाबर आजम को डिफेंड किया था, लेकिन बाबर आजम की जो कारकर्दगी वो बड़ी मायूसकुन रही है। मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बाबर शाहीन आजम के को लिए भी डिफेंड कहा था मैं, आप उस जिस बिल्कुल ट्विटर स्पेस की बात कर रहे हैं ना जहाँ आसिफ ने बात की थी, बिल्कुल एक तो वो बिल्कुल बिल्कुल हमें आए थे, मैं उसी स्पेस में था, मैं भी स्पीकर था, वो भी थे। फिर वहाँ पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि शाहीन का अभी मुझे एक पाँव का इशू लग रहा है और उसका रिदम ना रनिंग में अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है, पेस नहीं बढ़ेगी उसकी और विकेट लेने की उसकी रफ्तार बाद में जाके शायद हो जाए किसी एक मैच में, फिर अगले में रह जाएगा, क्योंकि मुझे अभी वो प्रॉपर रनिंग रिदम में नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसे ही कह रहा था ना मोहम्मद आसिफ। हाँ, तो अब मोहम्मद आसिफ की बातें सच साबित होना शुरू हो गई हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद हो रही है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मोहम्मद नवाज को ओवर दिया गया आखिरी, अगर वहाँ किसी दूसरे बॉलर को ओवर दिया जाता तो मेरा ख्याल वो भी हम मैच जीत सकते थे। और इसके अलावा काफी कल मुझे भी कॉल्स आती रही, क्योंकि मैंने भी अपने चाहने वालों को ये कहा था कि पाकिस्तान की टीम तेज खेलेगी, बेहतर रन रेट बनाएगी, इंग्लैंड की टीम को शिकस्त देगी। लेकिन ये तो उल्ट हो गया, बल्कि मुझे कॉल्स आती रही कि आप तो ये कह रहे थे वो तो इंग्लैंड की टीम परफॉर्म कर रही है, वो तो इंग्लैंड की टीम कोशिश कर रही है कि वो रन रेट बेहतर बनाए। यानी कि सारी बातें जो होती है वो मिक्स हो गई हैं। इंग्लैंड की टीम कल अपनी 33 ट्रॉफी में जगह बनाने के लिए कल वो तेज खेलती रही है। वहाँ भी हम मुकम्मल तौर पर खिलाफ हो गए। हमें चाहिए था कि आखिरी मैच में कम से कम अगर हम रन रेट को बेहतर नहीं बना सकते थे, हमें पता लग गया था यार कि पॉइंट हमें ही ले लेते, मुझे तो वही दुख नहीं जा रहा कि आखिरी मैच पॉइंट का ले पॉइंट लेते, भी कम नहीं ले से पाए। कम मैच जीत कर पाकिस्तान आते तो इतना अवाम में गुस्सा ना पाया जाता जो अब देखा जा रहा है। बाद चले में देखते हैं कि वकार, इस पे तो करते रहेंगे बात। और बहुत शुक्रिया सैयद वकार हुसैन और हैदर भाई, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर भाई हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जर्मनी से। अबू बकर थैंक यू सो मच आपका। ले जी, कल से तो वैसे भी जंग शुरू हो रही है सेमीफाइनल की, तो टॉप करेंगे कल से और देखेंगे कल का मैच, परसों का मैच और फिर फाइनलिस्ट, ये कल बात करेंगे इस पर। अब तक के लिए इतना ही।